हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में अपने चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस को कंक्लूड करेंगे। आज हम लोग का मेजर फोकस होगा यहाँ पर इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पर। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी वो थ्रू आउट द हिस्ट्री इवॉल्व होती है। साथ ही में हम लोग देखेंगे कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो थी ये किन किन फैक्टर्स से मोटिवेटेड थी। इट मीन्स हम लोग इसे किस लिए यूज करना चाह रहे थे और हमारे पहले न्यूक्लियर टेस्ट कब हुए, उसके क्या रिपरकशंस हुए, और हम सारी आफ्टर मैथ्स की आज अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए जो सबसे प्राइमरी नीड होती है ना, वो होती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एक ऐसी नीड है, एक ऐसी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो भी आपको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आपको अपना वहाँ पर लोगों के सिविलियन यूज़ के लिए चाहिए, इट मीन्स सिविलियंस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तभी आपके यहाँ फैक्ट्रीज आएंगी, आपके यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, आपके यहाँ ऑफिसेस ओपन होंगे, सर्विस सेक्टर आपका बूम करेगा। तो जो एनर्जी एक ऐसी फंडामेंटल नीड होती है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए कि अगर उसे वो सेटिस्फाई कर ले तो उसकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी बूस्ट अप हो सकता है। तो इंडिया के भी यही एक नीड थी। हम भी क्या चाहते थे, सिंस इंडिपेंडेंस ओनली, या फिर कहें इंडिपेंडेंस के पहले भी 1940 से ही अंडर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, ये जो हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट थे, इनके अंडर हमने अपने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया। किस लिए किया? ताकि अपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो हमारे प्लान्स थे उनको हम लोग यहाँ पर अचीव कर सकें। तो इसी पूरी सीरीज में हम लोग देखेंगे कि इंडिया इन 1974 में सबसे पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर टेस्ट ये यहाँ पर इंडिया करेगा तो इसको क्लेम किया जाएगा कि ये न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ और सिर्फ सिविलियन यूज के लिए है। ठीक है, ये 1974 में होता है हमारा सबसे पहला टेस्ट। ये होता है पोखरण में और इसका नाम दिया जाता है पोखरण 1। ठीक है, इसका नाम दिया जाता है पोखरण 1। तो जो हमारा यहाँ पर क्लेम था सिंस स्टार्टिंग ओनली कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका यूज सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस, इट मीन्स फॉर द सिविलियन यूज, फॉर इंडस्ट्रियल यूज ही करना चाहिए। इसको हम लोग एज अ डेटरेंस यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर इसे हम लोग एज अ डेटरेंस यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का हमने जो रिपरकशन जो हम लोग इसका देखा कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो हमने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा आपने। ठीक है, कि कैसे वहां पर जापान के ऊपर, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक, एटम बम से अटैक करता है यूएसए। तो ये क्या था, काफी भयावह था, काफी ज्यादा डिटरेंट था। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज करेंगे, अपनी बेसिक एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और इसी लीग में हमारे जो यहाँ पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्टिंग से ही न्यूक्लियर वेपन्स का अपोज किया। ठीक है, ये कभी भी किसी भी जो मीटिंग में जाते थे इंटरनेशनल फोरम में, तो इनका साफ कहना होता था कि हमें इंटरनेट जो हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है इनको अबैंडन कर देना चाहिए, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पीसफुल पर्पजेस एंड सिविलियन पर्पजेस के लिए करना चाहिए। बट यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि अक्टूबर 1964 में चाइना क्या करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है। और इसी के साथ ही 1968 में एक ट्रीटी लाई जाती है P5 नेशंस के द्वारा। P5 नेशन मतलब परमानेंट 5 नेशंस। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है हमारा, इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके थ्रू एक ट्रीटी लाई जाती है जिसको बोला जाता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और ये आती है 1968 में। अब आप लोग यहाँ पर टाइमलाइन पे खास ध्यान दीजिएगा। इंडिया का पहला एक्सप्लोजन कब हुआ था? 1974 में। ये ट्रीटी कब आती है? 1968 में। और चाइना और बाकी सारे P5 नेशंस जो थे वो लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके होते हैं 1964 के पहले पहले ही। तो जब 1968 में ट्रीटी आती है और इसको क्या है, इम्पोज किया जाता है पूरी वर्ल्ड के ऊपर। क्यों इम्पोज किया जाता है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके पीछे रीजन क्या है। इस ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ था कि इस डेट तक, इट मींस 1968 में, अक्टूबर में जब 1968 में जब ट्रीटी आती है, इस डेट तक जितने भी नेशंस ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं सिर्फ और सिर्फ वही नेशंस क्या है, न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। और इन P5 नेशंस को छोड़ करके बाकी जितने भी नेशंस हैं उनको रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी। और अगर आप इस
ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उससे क्या होगा, आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब आपकी जो बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। और अगर आप इस एनपीटी को, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर लेते हो तो आप यहाँ पर ये अग्री कर जाओगे कि आपके पास अब जो है न्यूक्लियर वेपन्स को रखने का राइट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि 1962 में हम लोग एक वॉर देख चुके थे। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में बांग्लादेश के साथ, और हमारा नेबरहुड एक होस्टाइल नेबर चाइना 1962 में जिसके साथ हमारी वॉर हुई थी वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन चुका था। इट मींस अगर हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को इवॉल्व नहीं करते, उसे हम लोग डेवलप नहीं करते, तो क्या होता, चाइना थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें इस बात की धमकी देता रहता कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं और आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो आप हमारे टर्म्स के अकॉर्डिंग वर्क करोगे। तो हमारी सेल्फ नीड के लिए, हमारी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन बने। ठीक है, ऑल्दो ये बात सच है कि इंडिया शुरू से ही न्यूक्लियर वेपन्स के अपोज में था, बट ये जो सारी पॉलिसीज होती हैं सबसे पहले आपका आता है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट किसी चीज़ की डिमांड करता है तो उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपका नेशनल इंटरेस्ट किसी चीज़ की डिमांड करता है तो उसे आपको करना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज़ और जो आपकी इथॉस हैं उसे आपको पीछे रखना पड़ेगा। तो हमने क्या डिसाइड किया कि अब हम भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बनेंगे। ठीक है, अब इंडिया ने देखिए इसका अपोज भी एनपीटी का क्यों ही किया होगा, उसका साफ सा रीजन था कि सिर्फ P5 नेशन को रिकॉग्निशन मिली है कि आप ही न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर पाओगे और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर था। क्यों? क्योंकि अब इनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो सबको धमकी देंगे कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, आप हमारे टर्म्स में वर्क करो। तो ये क्या है, एक इशू था, इसलिए हमने इसको रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर था। अब ये कार्टून है, ये बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये उस समय हो क्या रहा था। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये यूएसए था, ये रशिया, ये चाइना, ये फ्रांस, यूके, इजराइल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या सिग्निफाई किया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी नेशंस हैं, ये रहे आपके P5 नेशंस। ठीक है, और ये एक इजराइल का आज तक कंफर्म नहीं है बट इस कार्टून में है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये P5 नेशंस है और इजराइल जो कि यूएसए और यूके का बहुत अच्छा अलाई है, तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यूएसए है, यूरोप है, यूएन है, ये क्या है, इंडिया और ईरान जैसी छोटी सी कंट्रीज जिनके पास अपना बहुत छोटा सा न्यूक्लियर वेपन है, पता नहीं वो कितना डेवलप्ड है, उस पर नजर लगाए हुए हैं, कॉन्ट्ररी टू दैट जो इन लोगों ने इतने बड़े बड़े यहाँ पर अमाउंट में वेपन्स को डेवलप कर रखा था। ठीक है, तो ये इनकी हिपोक्रेसी दिखाता है ये कार्टून सिर्फ। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग से ही इंटरनेशनल ट्रीटीज में, नॉन प्रोलिफरेशन वगैरह में हमने क्या किया, यहाँ पर इनको यहाँ पर डिनाई किया। ठीक है, कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ 1995 में एक और ऐसी ट्रीटी थी, सेम आप समझ लीजिए, उसका भी वर्क यही था लगभग कि आप CTBT इसको बेसिकली बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके अंदर ये आता है कि आप लोग न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे जो कि आर्म्ड, मतलब जो आर्म वेपन को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब जो पहला यहाँ पर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया वो 1974 में किया, पोखरण में। वो पीसफुल एक्सप्लोजन था और वो सिविलियन पर्पजेस के लिए था। ठीक है, उसके बाद हमने 1998 में जाकर के यहाँ पर अपना अगला टेस्ट किया। ठीक है, और इस टेस्ट के बाद हमने ये चीज़ सिग्निफाई कर दी पूरी दुनिया में कि अब हम भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं। इसका मतलब हमारे पास भी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसे हम मिलिट्री पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग मिलिट्री पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या था, ये NPT का यहाँ पर हम लोग, मतलब अगर NPT हम लोगों ने साइन तो नहीं की थी ऑल्दो, बट क्योंकि NPT के अंदर ये टर्म्स थे तो हमने उसका वॉयलेशन किया था, हमने CTBT का वॉयलेशन किया था। ऑल्दो हमने साइन नहीं कर रखा तो लीगली हम बाउंड नहीं है उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, और जब हमने किया तो उसके थोड़े दिन बाद ही पाकिस्तान ने सेम चीज़ अपना यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ठीक है, हमारे और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ही सैंक्शंस लगाए जाएंगे। सैंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ये एक तरीके की पनिशमेंट है। ये कैसे पनिशमेंट होगी, सपोज दैट यहाँ पर
यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए, पर हमें पनिशमेंट दे दी कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब ट्रेड नहीं करेंगे मतलब क्या है कि वो हमसे हमारे गुड्स नहीं परचेज करेंगे, हम उनके गुड्स परचेज नहीं कर पाएंगे, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो हमें डॉलर्स नहीं देंगे, ठीक है, तो हम दुनिया से कोई भी चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। ये बेसिकली उनका तरीका है पनिश करने का, जिसको हम लोग सैंक्शन बोलते हैं। हर कंट्री के अपने तरीके होते हैं सैंक्शंस लगाने के, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर ही लगाए गए, बट सब्सिक्वेंटली इसको विद द टाइम वेव ऑफ कर दिया गया। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये यूएस प्रेसिडेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वेलकम कर रहे हैं एक ऐसे ग्रुप में जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज का है, और यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स ओनली लिखा हुआ है। और ये हमारे पीएम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है, एक्स पीएम है हमारे, और हाथ में इनके क्या है न्यूक्लियर साइन वाला बैग है। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, कि कैसे विद द टाइम इंडिया को एक्सेप्ट किया गया एक ऐसी लीग में जहां पर न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज थी। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी। हमने यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को एश्योर किया कि हम लोग यहाँ पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है? हम लोग यहाँ पर एक एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन खुद को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज एट फर्स्ट नहीं करेंगे। एट फर्स्ट नहीं करेंगे मतलब हम लोग ऐसा नहीं होगा कि हम लोग डायरेक्टली ही न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे। हम लोग इनका यूज सिर्फ तभी करेंगे जब हमारे अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाएगा या फिर हमारे अगेंस्ट बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, ठीक है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर एश्योरिटी दे रहे थे कि हम लोग अपने वेपन को बहुत ज्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मैनर में यूज करेंगे, ठीक है। और हमने अपने इस कमिटमेंट को टिल द डेट यहाँ पर फॉलो किया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन की यहाँ पर इमेज रिफ्लेक्ट करती है। तो वहां पर हमने देखा अपने लास्ट स्लाइड तक कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत छोटा सा सब टॉपिक है ये, शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है यहाँ पर बेसिकली कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड आफ्टर 1990s, मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए और आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसआर 1990s के बाद आपने देखा कि फॉल ऑफ यूएसआर होता है, उसके बाद हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे चेंज हुई है, उसमें क्या क्या ड्रामेटिक शिफ्ट्स आए। तो हमें इतना तो स्टार्टिंग से मालूम है ही कि आफ्टर 1947 क्या क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है। हमारे चाइना के साथ रिलेशन कैसे थे, फिर वो खराब हुए, पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ, और उस दौरान क्या हुआ, हमने यहाँ पर टिल्ट शो किया था अपना यूएसएसआर की तरफ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ क्या है ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। स्टार्टिंग में ऑल्दो हम लोग बैलेंस क्रिएट करके चल रहे थे दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में, बट आफ्टर दी यहाँ पर 1965 वॉर एंड 1971 वॉर, जहां पर ओपनली यूएसए एंड चाइना क्या है पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए थे, तो हमें वहां पर मजबूरी बन गई कि 1971 में हमने यूएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या था, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि हम लोग यूएसआर को सपोर्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या था ये कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी उस समय, ठीक है। तो जब यहाँ पर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है 1977, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग यहाँ पर जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करेंगे। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर अब ना तो यूएसआर की तरफ टिल्ट दिखाएंगे अपना, और ना तो यूएसए की तरफ टिल्ट दिखाएंगे अपना, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए एक जो जरूरी बात होती है वो ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी नेशन की, वो ज्यादा डिपेंड नहीं करती है कि आपके नेशन में किस पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर वो मैच्योर फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। अगर वो इमेच्योर फॉरेन पॉलिसी है तो वो विद द लीडर्स और विद द चेंज इन द रिजीम्स वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करती है, और थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल टिल्ट तो चेंज होते ही हैं, बट जो आपका लार्जर गोल होता है, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो प्री डिफाइंड होता है, और उस पर सारी पार्टीज लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर सेम तरीके से ही वर्क करती हैं, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट थोड़ी चेंज हो जाएंगे पार्टी की पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो जब यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो या ना रही हो, जब 1990s के बाद हमने देखा कि यूएसआर का फॉल होता है, तो देखिए यूएसआर का फॉल होना और इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आना, इन दो चीजों से क्या हुआ, यूएसआर के फॉल से इंडिया का एक बहुत बड़ा मिलिट्री पार्टनर था वो यहाँ पर इंडिया ने लूज कर दिया। इट मीन्स कि अब यहाँ पर इंडिया को नए मिलिट्री पार्टनर्स चाहिए थे जो इंडिया को आर्म्स सप्लाई कर पाए, जो इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो हमें क्या यहाँ पर जरूरत थी, नए पार्टनर्स की जो मिलिट्री टर्म्स में। साथ ही जब हमने यहाँ पर 1990s के बाद यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स किए,
हमने यहाँ पर अपने सेक्टर्स को खोला फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें क्या होगा, हमारे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट आएगा। इट मीन्स कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी। अब ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर कहाँ से आनी थी, ये आनी थी यूरोप से और यूएसए से। तो अब यहाँ पर जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है या जो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है, वो मिलिट्री नीड्स से ज़्यादा इकोनॉमिक नीड्स वहाँ पर उनको हम लोग फॉलो कर रहे थे। इट मीन्स पहले हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि हमारा यहाँ पर सिर्फ तो नहीं देख रहे थे, बट डोमिनेट कर रही थी हमारी मिलिट्री पॉलिसी कि हमारी मिलिट्री नीड्स क्या है। बट आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स ये बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट आया कि हम यहाँ पर फॉलो करने लगे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया हमने इसके बाद। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक नीड्स को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर प्रो यूएस और प्रो चाइना पॉलिसीज दिखानी पड़ी और बनानी पड़ी, जिससे कि हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ भी अलग अलग कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, बट मोर और लेस इससे हुआ क्या कि हमने अपना रशिया के साथ भी मेंटेन रखा। अगर आज टिल द डेट आप लोग देखोगे तो इंडिया के जो मिलिट्री परचेजेस है ज़्यादातर वो रशिया से होते हैं, और यूएसए के भी विद द टाइम इंक्रीज ही हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज भी अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को मोर और लेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग अलग मैनर में कर सकते हैं, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली हम लोग उसको बोले या ना बोले। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, हमें डेवलपमेंट करना है। अल्टीमेट नेशनल इंटरेस्ट हमारा है, हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, हमें किसी एक ब्लॉक को, किसी एक कंट्री को, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो या रशिया हो, उसको ज्वाइन करना हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट है हमारा खुद की नीड्स, जो हमारे डेवलपमेंटल नीड्स हैं, हमारी मिलिट्री नीड्स है, हमारी इकोनॉमिक नीड्स है, और वो हमें जिस भी कंट्री से, जिस भी ब्लॉक से मिलेगा, हम लोग उसको बैलेंस क्रिएट करके वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा कि जब यहाँ पर हमारी मिलिट्री नीड्स पीछे हो गई, ठीक है, मतलब उनको प्रायोरिटी कम दी गई अपनी इकोनॉमिक नीड्स से ज़्यादा, तो यहाँ पर जो इंडो पाकिस्तान रिलेशंस थे ये भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मेंटेन होने स्टार्ट हुए विद द टाइम। हमने वॉर्स नहीं देखी आगे। एक फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी होती है, मैकडोनल्ड थ्योरी। इस थ्योरी का सिंपल सा मतलब यह है कि जिन दो कंट्रीज के में मैकडोनल्ड का यहाँ पर आउटलेट है, उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि वो आपस में वॉर करेंगे। अब इसको सिर्फ लिटरल टर्म्स में लोगों तो आप मैकडोनल्ड आप लोगों को समझ में आएगा, बट इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी दो कंट्रीज जहां पर कैपिटलिज्म है, इट मीन्स जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमिक नीड्स को लेकर के, वो कभी भी आपस में वॉर नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो आपस में वॉर करेंगी तो दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमी फॉल होगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिली हमें कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन भी, इकोनॉमिक रिलेशन भी इनके बेटर ऑफ हुए आफ्टर ऑल दीज इवेंट्स। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पूरा जो लेक्चर है, ये पूरा चैप्टर है, समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सजेशन हैं, कुछ फीडबैक्स हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड काइंडली डू शेयर इट विद योर फ्रेंड सर्कल। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।